नमस्कार। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून में मीडिया को बताया कि प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की संतुष्टि कर दी गई है। उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली की मांग को केंद्र द्वारा पूरा करने का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया। आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड में बिजली की अधिक खपत होने से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी से इसको लेकर पहल तेज कर दी है, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश में ऊर्जा संकट को दूर किया जा सके। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सुषमा स्वराज सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में मातृशक्ति के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट में किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और महिलाओं को सम्मान से नवाजा। सभी सभागार में उपस्थित हमारी सभी आदरणीय बहनें, सभी मातृशक्ति और जिनको आज सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से विशिष्टताओं को प्राप्त किया है, सभी पधारे हुए हमारे सम्मानित जन और पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की समस्त आशा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज बहुत शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया और जिनको आज सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज ऐसी महान शख्सियत के नाम पर मुझे महिला शक्ति को सम्मानित करने का मौका मिल रहा है, जिनके बारे में हमसे पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने और विशेषकर से दीप्ति जी ने और सांसद जी ने और आशा जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई और इन सभी लोगों को उनको नज़दीक से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी बहुत पहले भाजपा में आने से पहले जब वो एक बार लखनऊ में आई थी, तब मुझे भी उनसे मिलने का, नज़दीक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनके बारे में कुछ भी कहना वो ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में तमाम सारे उच्च मानदंडों को स्थापित किया, सबसे कम आयु में मंत्री बनने की बात हो, मुख्यमंत्री बनने की बात हो, अनेकों और, चाहे विदेश मंत्री के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में या संस्कृत में भाषण देने की बात हो, उन सभी पर उन्होंने एक ऐसा अध्याय खड़ा कर दिया, एक ऐसा इतिहास बना दिया कि वास्तव में हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको पाथेय को लेते हैं।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया गया। आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट सभी को फोकस करके बनाया गया है। खासतौर पर उद्यमियों, लघु उद्यमियों और महिलाओं को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि समावेशी विकास को लेकर उत्तराखंड का ये बजट बनाया गया है। बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया। पिछले दिनों भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर खबरें सुर्खियां में रही, लेकिन अब एक बार फिर से जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने से राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि जेईई भर्ती परीक्षा रद्द होना बहुत ही अफसोसजनक है। एक तरफ छात्रों का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, उनकी हिम्मत बर्बाद। गरिमा मेहरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या यहाँ की युवाओं के पास और कोई काम नहीं है? वही जेईई भर्ती परीक्षा रद्द होने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट ने भी अपनी सरकार को पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारी सरकार अब प्रदेश में नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिससे नकल माफियाओं पर लगाम लग पाएगी। इस तरह से आप देखें, बहुत ही अफसोसजनक है। एक तरफ छात्रों का पैसा वेस्ट, उनका समय वेस्ट, उनकी हिम्मत वेस्ट। 2021 में एक परीक्षा होती है, उसके साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। युवाओं को एक आस जगती है कि चलिए हमने रिटन पास कर लिया, अब हमारा साक्षात्कार हो गया, अब हमें जल्दी नियुक्ति मिलेगी। 3 साल का वक्त कोई कम नहीं होता, यानी कि ये तीसरा साल चल रहा है और अचानक से उनको ये बुरी खबर सुनने को मिलती है कि पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। तो आखिर इस प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या युवाओं के पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि एक परीक्षा के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सिर्फ परीक्षा ही देते चले जाएं? और भौचक्का होने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल में यदि 8 से 9 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें से एक में भी नियुक्ति। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हमने बिल्कुल, हमारी सरकार ने कहा है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया वो अपनाई जानी चाहिए। हमने सख्त नकल विरोधी जो हम कानून लेकर आए हैं, ये इसीलिए लिए हैं कि ताकि हमारे जो युवा हैं, जो युवा बिल्कुल योग्य हैं, उन युवाओं का अवसर मिले। और ये जो जिस प्रकार का ये जो तंत्र, ये जो माफिया तंत्र, ये जो हावी हो रखा था कांग्रेस के समय में, हमने उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए, उसको जड़ से समूल नष्ट करने के लिए हम सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई भी माफिया तंत्र इस उत्तराखंड राज्य में नहीं चलने देंगे, जो युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए। राहुल गांधी ने वाशिंगटन में जो बयान दिया वो सत्य है, और सत्य भारत में भी सत्य और वाशिंगटन में भी सत्य है। बाबा रामदेव की सीख का वो आदर करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बोलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है, और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पुरानी पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है, मैं संत हमेशा जो है
सत्य कहते। यदि आज वो सत्य समझते हैं इसको, उन्होंने कहा है, तो उस समय ये सत्य उनको याद क्यों नहीं आया? ये मेरा उनसे प्रश्न है कि वो जो है उसकी भी निंदा करें, जिसने भी विदेश की धरती पर इस देश के सवाल कहे। राहुल जी कोई सरकारी पद पर नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि पर और सरकारी प्रतिनिधियों पर इस संबंध में अलग अलग मापदंड होते हैं, और लोगों ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की धरती पर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों और सरकारों के खिलाफ। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी असले, मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि कोतवाली जसपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें सामान का रखरखाव देखा गया, साथ ही कोई खास कमियां नहीं पाई गई। जो कमियां हैं उन्हें लिखित में किया जाएगा ताकि उन कमियों को पूरा किया जा सके। का वार्षिक जो निरीक्षण है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है पुलिस विभाग में। इसमें अवसंरचनात्मक से लेकर के जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग थाने में बहुत सारी होती है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे जीपी लिस्ट पे माल होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के आर्म एमुनेशन होते हैं, उनका देखा जाता है। इसके अलावा रखरखाव आदि की व्यवस्था देखी जाती है। उसी के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी थाना जसपुर का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसी कोई विशेष कमी परिलक्षित नहीं होती है और सामान्य रूप से जो मुआयने से पूर्व भी थाने के द्वारा चीज़ों को अपडेट कर लिया जाता है। छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको लिखित में लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इसको अनुसंधान करके और शीघ्र इसको पूर्ति कर ली जाए। अवसंरचनात्मक स्तर से लेकर के बिल्डिंग स्तर से लेकर के रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के अन्य जो हमारे आर्म एमुनेशन के उस पे है, तो उसकी एक जो सामान्य प्रक्रिया है, हैंडलिंग की जो प्रक्रिया है या रखरखाव की जो प्रक्रिया है, उसके प्रति उनको मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने को अलग अलग हथकंडे अपना रही है। वही वित्त मंत्री की ओर से भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई गई, जिसके माध्यम से ग्राहकों को जागरूक भी किया जा रहा है। वही जीएसटी अधिकारी IAS ब्रजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है अधिक से अधिक बिल ले, क्योंकि यदि ग्राहक बिल लेता है तो व्यापारी या दुकानदार GST की चोरी नहीं कर पाएगा। योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हम ग्राहकों को जागरूक करें कि वो अधिक से अधिक बिल लें। बिल लेगा, अगर ग्राहक बिल लेगा तो उसके बाद जो व्यापारी जो है अगर बिल नहीं काटता है तो बिल नहीं काटता तो टैक्स नहीं मिलता है। बिल काटेगा तो हमें ज़रूर टैक्स मिलेगा, और टैक्स से ही आप देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टैक्स की बेस से बनी है, सब कुछ ही हुई है। आप हर जगह सुनते हैं कि यार हम तो ये गवर्नमेंट का टैक्स है, इसका मिसयूज हो रहा है, ये भी कहा जाता है इन जनरल, आपने इन जनरल सुना होगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि अधिक से लोगों को जागरूक करें, जागरूक करके बिल लें। बिल लेंगे तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और जो है लोग जो है यूज टू हो जाएंगे बिल लेने के लिए, और हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं व्यापारी वर्ग, वो भी जो है उनकी जो आदत। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा ए की सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की सघन निगरानी की जाए, वही हर मरीज की IHIP पोर्टल में एंट्री की जाए। अस्पतालों में दवाइयों, मास्कों की कमी ना हो, साथ ही जागरूकता अभियान IEC के माध्यम से चलाया जाए। ये तो जीरियाटिक पेशेंट तो प्रोन ही होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, जीरियाटिक और पीडियाट्रिक पेशेंट्स, तो इनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी को भी कॉमन कोल्ड है तो वो ज़्यादातर बच्चों से थोड़ा दूर रहे और बुजुर्गों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। इस इन्फ्लुएंजा वाले सीज़न के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को, और थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क वगैरह पहने, और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही।
और अगर खासकर डायबिटीज हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले और शीघ्र ही हम सभी सीएमओस को अलर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज भारत भूषण शर्मा को जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन गुप्ता के रुड़की कैंप कार्यालय पर सुशील कश्यप द्वारा भारत भूषण शर्मा को प्रमाण पत्र देकर जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करूंगा। इस मौके पर रईस अहमद, अरशद अली सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष बनाया गया सेवा दल का और सुशील कश्यप जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके प्रति मैं अपना निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस को मजबूत करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करने का प्रयास। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार एक्टिव होते दिखाई दे रही है। दिग्गज नेता पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में शामिल होकर जन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में शामिल होकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला। दरअसल शनिवार की शाम रेलवे रोड स्थित एक होटल के बाहर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केवल हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, लोगों के हाथ को पकड़कर उनके दिलों तक पहुँचने की ये यात्रा बननी चाहिए। ये यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा है। इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर, सब चीजें बढ़ गई, सब चीजों के, और आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है। किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया, तो हर तरीके से 9 जून तक चलने वाला पूर्णागिरी मेले में भैरव मंदिर खोया पाया केंद्र होने से श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्णागिरी मेले के दौरान भीड़ में अपनी परिजनों से बिछड़ जाने वाले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को भैरव मंदिर स्थित खोया पाया केंद्र के माध्यम से अनाउंसमेंट कर तैनात पुलिसकर्मी मिलाने का काम कर रहे हैं। भैरव मंदिर चौकी इंचार्ज हरीश प्रसाद ने बताया कि पूर्णागिरी मेले के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ जाने वाले लगभग 29 श्रद्धालुओं को खोया पाया केंद्र के माध्यम से मिलाने का काम किया गया, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। उत्तराखंड के विकासनगर से खबर है, जहां UJBNL की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के मामले में प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा विभागीय वाहन से अनाउंसमेंट कर विभाग की सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जाधारियों की चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 11/3/2023 तक सभी लोग खुद ही अपने अवैध कब्जे हटा लें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होने पर अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। जिसको लेकर आज ढालीपुर स्थित UJBNL के कार्यालय में विकासनगर प्रशासन की अवैध कब्जे हटाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब खबर उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित आवास विकास क्षेत्र में पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को पैसे लेकर भगाने वाली कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जनपद के अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिले के SSP मंजुनाथ TC के निर्देशों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस टीम को आरोपी की धरपकड़ के लिए लगाया गया है। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आवास विकास से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विस के नाम से एक कंपनी खोली गई है, जिसके बाद कंपनी
कंपनी के लोगों की करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। अब जनपद के अलग अलग थानों में अमित मालिक सहित 3 अन्य साथी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करके एक कंपनी के तौर पे आया था, तो वो कंपनी पंजीकृत भी नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इन्होंने ऑफिस खोल के मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से एक तरीके से वो बिजनेस टाइप कर रहे थे। उसमें आईडी बना के यूट्यूब में ऐड देने की बातें हो रही थी। उसके एक आईडी के नाम पे 3,000 रुपये का आईडी का चार्जेस होता था। उसके बाद हर ऐड पे 20 पैसा एक ऐड में पैसा मिलता था। ऐसा कुछ स्कीम था जो विगत 1.5 साल से चल रहा था छोटा सा ऑफिस में। उसमें मेंबरशिप स्कीम ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों ने आइडिया बहुत ज़्यादा बनाई। पहले तो ये बोला गया था कि भाई हर आईडी का हर महीने पे 4,000 रुपये पैसा मिलता है करके। तो इनिशियली कई लोगों को सैलरी भी मिल गया, मतलब उसका पैसा भी मिलता रहा। और आखिरी किस्त का मतलब पिछले महीने का सारा किस्त का पैसा लेके जो उस कंपनी का संचालक है, कथित संचालक ये अमित मलिक है और उनके साथ 3 और साथियाँ हैं, तो उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके अभी वो तब से ऑफिस बंद करके गए हैं, ऐसा शिकायत आया था। शिकायत बहुत संवेदनशील था, परंतु ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग किट। प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है जो मेंबर मतलब पैसे का चेन बनाने वाले हैं, बस ये प्रोडक्ट के नाम पे इन्होंने ये यूट्यूब ऐड वाला ये दिखाया है। काफ़ी लोगों को कई महीने पैसा। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाज़त। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।